मूविंग एड, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दांडी मार्च। दांडी मार्च, क्या कोई बता सकता है? एनीवन? दांडी मार्च के बारे में बताना चाहेंगे आप लोग? कोई भी? साल्ट सत्याग्रह, इट इज ऑल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह। क्या था ये साल्ट सत्याग्रह? कोई भी नहीं? कोई नहीं? ओके, कोई बात नहीं। चलिए लिसन। क्योंकि 1928 में एक कमीशन आया था, ठीक ना? जिस कमीशन का काम था कि वो बताएगा कि इंडिया वाले को कितना इंडिपेंडेंस दिया जाए। कौन सा कमीशन था वो जो 1927 में आया था? डू इट फास्ट। कौन सा? साइमन कमीशन था, ठीक ना? साइमन कमीशन था। और याद है कि एक ईयर ऐसा आया था जिस ईयर में हमने ये डिसाइड कर लिया था कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है। वेदर इंडिया जो था उस टाइम पे, एट दैट टाइम इंडिया जो था वो, हाँ 1929, वेरी गुड 1929, सही बात है। और 1929 के बाद हमने एक डे को इंडिपेंडेंस डे भी मनाना शुरू कर दिया था। कौन सा डे? 26 जनवरी। और ईयर कौन था? 26 जनवरी 1930, ठीक है 1930, अनेस श्रीवास्तव 1930 से, ठीक ना, मनाना शुरू कर दिया था। अब देखो उस समय क्या हुआ था ना कि उस समय यहाँ वायसराय जो था उसका नाम था इरविन, इंडिया में। और इरविन जो होंगे वो वायसराय हमारे कंट्री के अंदर वर्क कर रहे थे। महात्मा गांधी ने क्या किया कि वायसराय के पास कुछ लिस्ट भेजा अपने डिमांड्स की, ठीक ना? और उसमें से एक बहुत ही फेमस डिमांड था साल्ट लॉ के अगेंस्ट। साल्ट लॉ, देखो महात्मा गांधी को अब ये जो था कंट्री को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, ये जो 1929 में हमने सोच लिया था, उसके लिए एक मास मूवमेंट तो चलाना था। महात्मा गांधी टोटली रेडी थे, ठीक ना? तो उसके लिए उन्होंने किया क्या कि इरविन के पास एक रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे कुछ डिमांड्स चाहिए, मुझे मेरी कुछ डिमांड्स फुलफिल कीजिएगा, इनकेस अगर आप फुलफिल नहीं कीजिएगा तो हम एक मास मूवमेंट जो होगा चालू कर देंगे, ठीक ना? और उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आपको ये काम कर देना है इन द मंथ ऑफ मार्च स्टार्टिंग, ठीक है? मार्च में आपको ये काम कर देना है। वो बातें हुई नहीं तो महात्मा गांधी ने क्या कि साल्ट लॉ उसमें जो लगा हुआ था, यानी कि साल्ट आप बना नहीं सकते थे। साल्ट आपको बना रहे हो, अगर साल्ट बना रहे हो तो उसके लिए तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा, ये एक लॉ लग चुका था। और साल्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? साल्ट अमीर के लिए, गरीब के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सभी के सभी साल्ट इंपॉर्टेंट है ना? यस और नो? साल्ट सभी के लिए रिलेटेड है, सभी से रिलेटेड है साल्ट, ठीक ना? अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने उसे साल्ट को जो था, साल्ट को एक एक्सक्यूज लिया और साल्ट को लेकर उन्होंने एक नया मूवमेंट लॉन्च करने की सोची। और उस मूवमेंट का नाम उसने, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? उस मूवमेंट को लॉन्च करने के पहले वो क्या करते हैं कि अपने आश्रम से, उनका जो आश्रम था साबरमती में, वहां से वो डांडी तक मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है? डांडी से वो मूव, सॉरी साबरमती से मूव करना शुरू किया डांडी तक, ठीक? कोस्टल टाउन था डांडी, कोस्टल टाउन समझ रहे हो ना? तटीय क्षेत्र जहां पे आसपास में सी होगा, क्योंकि जो साल्ट होता है वो सी वाटर को इवेपोरेट करके बनता है ना। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक? और महात्मा गांधी 1930 में अपने कुछ फॉलोअर के साथ निकल चलते हैं, ठीक है? और निकल के बाद वो जो होगा पहुंचते हैं डांडी। अब वो डांडी जो पहुंचते हैं, वो डांडी पहुंचने में उनको जो होगा 240 माइल्स उन्होंने ट्रेवल किया था, ठीक है? टोटल उन्होंने 240 माइल्स ट्रेवल किया। ये शुरू किया था उन्होंने 12 मार्च 1930 से, क्योंकि 11 मार्च लास्ट डेट था अल्टीमेटम का, ठीक ना? तो 12 मार्च उन्होंने वो चीज़ शुरू कर दिया 1930 में, और वो पहुंचे 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को पहुंच गए वहां पे। और वहां पे उन्होंने नमक बनाया, ठीक? नमक वहां पे बनाया, ठीक? यही चीज होगा, उन्होंने साल्ट लॉ ब्रेक किया। और एट द टाइम उन्होंने नमक जो होगा, नमक बनाया, उसके साथ ही साल्ट लॉ ब्रेक हुआ। और उसी के साथ एक नया मूवमेंट शुरू हो गया जिसका नाम रखा गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। समझ में आई बात? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो होगा वो 6 अप्रैल 1930 से बिगिन कर गया। इसके पहले चला है डांडी मार्च, और इस डेट से बिगिन कर गया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? सिंपल सा इंसिडेंट है, ठीक है? अब देखो कुछ कुछ बुक में दिया होगा कुछ और एक्स्ट्रा स्टोरी, इसमें हम थोड़ा एड ऑन करते हैं। बहुत सारे बुक्स में दिए होंगे, बहुत सारे बुक में नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पे तो एनसीईआरटी में इस चीज को नहीं दिया है।
अब देखिए ये जो 1930 में चीज चला था ना, जो साइमन कमीशन था, साल्ट लॉ में क्या था, साल्ट लॉ में बस यही था ना, साल्ट लॉ में बस यही था कि कोई भी इंडियन जो होगा वो बिना ब्रिटेन से अप्रूवल लिए हुए सॉल्ट नहीं बना सकता। हाँ बिल्कुल पनिशमेंट दिया जाएगा पूर्णिमा, बिल्कुल पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन एक तो एक तरह का रिवोल्ट है ना, एक तरह का रिवोल्ट है, रिवोल्ट में सब कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही किया जा रहा है। सिविल डिसोबीडियंस मतलब सीधे समझ जाओ, हिंदी में कहा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम ये चीज कह रहे हैं कि हम आपको फॉलो नहीं करेंगे, यही है सविनय अवज्ञा। ठीक ना, समझ में आई बात। पनिशमेंट मिलेगा दोनों को, सभी कोई जेल जाएंगे जो जो करेंगे ये चीजें। ठीक है, बातें समझा जब आगे। यस और नो, कोई प्रॉब्लम है और तो बोलिए। नो, ठीक है, अब देखते हैं जरा। ईयर होता है 1929। 1929 में रिकमेंडेशन जो होता है साइमन कमीशन ने अपना दे दिया था ब्रिटेन गवर्नमेंट को। ब्रिटेन गवर्नमेंट कहता है कि चलो अगर हमको इंडिया को कुछ देना है, जैसे कि लोग डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, तो अगर हम इनको डोमिनियन स्टेटस देंगे तो उसके लिए इनको आकर ब्रिटेन में एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इनको आना होगा, और उस मीटिंग का नाम रखा उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक ना, राउंड टेबल। ये देखो ये वर्ड बड़ा कीमती था, ये राउंड टेबल, क्यों इस कॉन्फ्रेंस का नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया। जनरली जो होगा ना, जनरली जो टेबल होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं तुम्हारे बॉस के, और यहाँ पे जो होगा ना, इस जगह पे सुप्रीम बैठता है, बॉस बैठता है ना, और यहाँ पे जो होंगे उसके फॉलोअर्स बैठेंगे या उसके नीचे के एम्प्लॉयज बैठेंगे, ऐसा ही कुछ होता है ना। ये टेबल बनाया है भाई, आदमी नहीं बनाया है। ठीक ना, राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया ना कि इस टेबल पर बैठने वाले सभी कोई इक्वली वैल्यूएबल होंगे, ये ब्रिटेन का कहना था। और ब्रिटेन ने डिमांड किया कि अगर इंडियन को कोई भी चीज चाहिए तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के सभी कोई जो होंगे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए, यहाँ पे हमसे डिस्कस करे, और हमसे डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे जो जो चीज जो होगा वो अगर हम अलाउ करते हैं उस चीज को अपने प्रोविडेंस में लगा सकते हैं। ठीक ना, समझ में आई बात। तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उस कॉन्फ्रेंस की डिमांड करना शुरू कर दी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना है, लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पे इग्नोर कर दिया कि नहीं, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। और जो 1930 में पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था, महात्मा गांधी उसी समय जो होगा वो शुरू कर दिए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक ना, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था 1930 में, और उसी ईयर में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो चालू कर दिया था। अब बताइए, क्या महात्मा गांधी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे? यस और नो, नहीं जाएंगे ना, महात्मा गांधी नहीं जाएंगे। और महात्मा गांधी नहीं जाएंगे तो कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस क्या जाएगी? नहीं जाएगी, कांग्रेस भी नहीं जाएगी। तो जब एक मेजर पार्टी नहीं जाएगी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस जो होगा वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन जो होगा वो इरविन के ऊपर, जो इरविन उस समय का वायस था, उसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करता है कि तुम किसी तरीके से कांग्रेस को भेजो वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए। ठीक है, ब्रिटेन उन्हें आना होगा। तो इरविन क्या करता है, एकदम रिप्रेसिव मेजर लेकर आता है, और जितने भी लोग ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे ना, सबको वो अरेस्ट करना शुरू करता है, सभी को अरेस्ट किया, उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। ठीक, पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रिजनर को उसने जेल में डाल दिया। उसके बाद महात्मा गांधी के पास पहुंचा, महात्मा गांधी भी जेल में थे, उनके पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद बोलता है कि चलो हम लोग एक पैक्ट करते हैं। पैक्ट करते हैं, ईयर 1931 में वो पैक्ट लेकर आया, 1931 में गांधी और इरविन के बीच में। ठीक ना, पॉपुलरली इसी पैक्ट को हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ठीक ना, 1931 में उन दोनों के बीच में एक समझौता होने जा रहा है। उस समझौता में इरविन की तरफ से शर्तें रखी गई, दो शर्तें रखी गई कि तुमको जो होगा राउंड टेबल में अटेंड करना है, और अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होगा तुरंत के तुरंत बंद करना है। महात्मा गांधी से ये कहा गया कि आपको अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा उसको चलिए अटेंड कीजिए, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको बंद कीजिए। महात्मा गांधी भी देख रहे थे कि ऑलमोस्ट लीडर जो थे वो तो अरेस्ट हो चुके थे, महात्मा गांधी खुद अरेस्टेड थे, तो क्या कर सकते थे भाई। एग्री कर बदले महात्मा गांधी ने शर्त रखा कि ठीक है, सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो होगा उसको आप छोड़ दीजिए, सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीज कर दीजिए। आयुष राय वीडियो ऑफ कीजिए, आयुष रॉय, दोबारा ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक ना,
तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। इरविन ने क्या कहा? इरविन की तरफ से शर्तें रखी गई जो महात्मा गांधी के लिए। बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं? इरविन ने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्लोज कीजिए, ठीक है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए। महात्मा गांधी अपना डिमांड का कुछ लिस्ट दिए थे, वो तो अपना पूरा करवा ही लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अगर आपने अरेस्ट किया उसको आप रिलीज कीजिए। ठीक ना, समझ में आई बात? और ये पैक्ट हो गया 1931 में। और इसी पैक्ट का बहुत बड़ा बवाल मचा था कि इस पैक्ट के अनुसार क्योंकि उसमें भगत सिंह के ऊपर जो होगा वो क्राइम सिद्ध नहीं हुआ था, तो भगत सिंह को भी उसमें रिलीज कर देना चाहिए था 1931 के इस पैक्ट के अंदर। लेकिन भगत सिंह को रिलीज करने की डिमांड नहीं की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी का इसके लिए भरपूर प्रोटेस्ट भी किया गया। महात्मा गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए थे पंजाब में। ठीक ना, महात्मा गांधी को लोग जो होगा, जो एक तरह से फेम चला हुआ था भगत सिंह के चलते, अब महात्मा गांधी का फेम कम भी होना शुरू हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? महात्मा गांधी जाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड लेते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी कोई बात सुनी आती, फिर वापस आते हैं। फिर अगले साल तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, लगातार 3 सालों में हुई है। 1930, 31 एंड 32, 3 साल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला है। ठीक, बहुत सारे बुक में है, बहुत सारे बुक में नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 30, 31 एंड 32 3 ईयर जो होंगे वो लगातार चले हुए हैं। और इसका जो जनरली टाइम रहता है नवंबर दिसंबर, पहला नवंबर दिसंबर चला है, नवंबर से जनवरी चला है, दूसरा सितंबर से दिसंबर चला है, तीसरा जो होगा वो अब ये बातें अभी अपर में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हेनेवर यू वांट। ओके, चलिए अब देखते हैं जरा ये जो मूवमेंट था सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, जिसके बारे में, ठीक, एनी प्रॉब्लम किसी को? अभी आ रही होगी। एम आई ऑडिबल? वॉइस आ रही है? ओके, देखिए, हाँ अब समझते हैं जरा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसी को हम लोग ब्लू प्रिंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही हम लोग ब्लू प्रिंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसी में से ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स हैं उसको हमने जीरो कॉपी करके रखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद इसने 1935 ने कहा कि हम आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने को तैयार हैं, प्रोविंस लेवल पे आपके साथ हम कुछ भी मतलब कि आप अपना फ्री काम कर सकते हो। लेकिन तब तक पूरे के पूरे इंडियंस ये चीज सोच चुके थे कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। 1937 में, याद रखना ये टर्म, 1937 में एक इलेक्शन होता है। ठीक, इस इलेक्शन में 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस में कांग्रेस का गवर्नमेंट बन जाता है, समझ जाओ। 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई 1937 में। ठीक ना, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक ना, तो 1937 में 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन चुकी थी। ठीक, अभी 2 साल ही कांग्रेस के रूल का हुआ था कि 1939 में ब्रोक आउट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इज इट क्लियर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, पता है आप लोग को ना? ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होगा वो ब्रेक कर गया, हो गया। अब ऐसे में कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो हिटलर के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं कि ठीक है हम हिटलर के अगेंस्ट रहेंगे। और फिर वही चीज, वही घिसी पिटी बातें 1914 टू 1918 वाला, कि हम ब्रिटेन को सपोर्ट तो करेंगे लेकिन इन रिटर्न ब्रिटेन को जो होगा इंडिया को इंडिपेंडेंस देना होगा आफ्टर द वार। ठीक ना, समझ में आ रही बात? अब ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन इस डिमांड को
कंसीड करने से, इस डिमांड को देने से इग्नोर करता है। रिजल्ट क्या होता है, कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, प्रोटेस्ट रिजाइन हो गया। देखो याद रखना कि ये जो है, जो गवर्नमेंट बनी है ये प्रोविडेंशियल लेवल पे बनी हुई है, ना कि सेंट्रल लेवल पे। प्रोविडेंस यानी कि अभी जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनी है, सेंट्रल लेवल पे ब्रिटेन ही है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इफ नॉट तो जो भी चीजें बोल्ड में लिखी गई हैं, ये जो 4 पॉइंट लिखी हुई हैं, इन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन इन योर कॉपी, जल्दी अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करो। ये 5 पॉइंट्स हैं शायद, नोट इट डाउन। क्या स्लाइड शो नहीं कर रहा है किसी को भी? नहीं, वेट वेट वेट, ओके, वेट वेट वेट, मैं शो कर रहा हूँ आप लोग को। क्या आप शो रहा है स्क्रीन? ओके, तो यही 4 पॉइंट, इसका मतलब कि मैंने इसके पहले जो भी नोट किया होगा वो आपको शो नहीं हुआ होगा ना, स्क्रीन फ्रीज कर चुका था। ओके, कोई नहीं। ये देखिए, ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे लास्ट में 5 पॉइंट्स हैं, इसी को नोट डाउन करना है।
कंप्लीट हो चुका? ओके, कीजिए। डन। ऋषभ ने कर लिया। स्लाइड मूव करें हम नेक्स्ट। ओके, मूविंग नेक्स्ट स्लाइड, आगे देखते हैं। ये एक स्टोरी है, नथिंग टू नोट, ठीक ना। एक वुमेन है, एक विमेन है इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इनका नाम है अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। देखो इस मूवमेंट में जो ये मूवमेंट चला है, कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक ना। इसमें काफी सारे फीमेल जो थी उसमें पार्टिसिपेट की थी। अब यहाँ पे चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो या सिंगल हो या मैरिड मैरिड हो, रूरल हो या अर्बन एरिया के हो, कहीं से भी किसी भी जगह के हो, चाहे कंजर्वेटिव के घर के हो या लिबरल घर के हो, ये सभी चीजें दी हुई हैं। ये समझ रहे हो तुम लोग ना, कंजर्वेटिव एंड लिबरल। कंजर्वेटिव का मतलब कि जो पुराने ख्यालात वाले लोग हैं, लिबरल यानी कि जो ये सब के सब उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और सबको लगता था, चाहे ब्रिटेन के लोग हों या इंडियन के नेशनलिस्ट हो, सबको लगता था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो होगा ना, इसमें काफी अधिक पावर लेकर आ गया है, काफी अधिक पावर लेकर आया है, ठीक। इसी में से एक नाम है, एक हम लोग जो होगा स्टडी कर रहे हैं, अंबाबाई, जो कि कर्नाटका से है, ठीक ना। इनका जो शादी है, ये शादी 12 इयर्स के एज पे हो गया, और 12 इयर्स के एज पे इनकी शादी हुई, 16 इयर्स के एज में ये जो होंगे विडो हो गई, ठीक है। कर्नाटका में एक प्लेस है उदुपी, वहां पे उन्होंने क्या किया कि लीकर शॉप जो होते हैं ना, लीकर शॉप, ठीक है, लीकर शॉप को उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया वहां पे। लीकर शॉप के अगेंस्ट वो जो थे, वो हमने क्या कहा था, पिकेटिंग, ये पिकेटिंग उन्होंने शुरू किया, ठीक है। और इस चीज को मानती हैं कि दिस वाज द हैप्पीएस्ट टाइम, ये उसके लाइफ का हैप्पीएस्ट टाइम था, क्योंकि इसके ये चीजें जो थी उन्होंने उसने उनके लाइफ को एक नया पर्पस, एक नया कमिटमेंट दिया है। सिंपल सी स्टोरी है, अंबाबाई नाम की एक लड़की का 12 साल में उसकी शादी हुई, 16 साल में वो विडो हो गई, उसका उसने इस मोमेंट में टोटली सपोर्ट किया था। वैसे इस मोमेंट में इसके अलावा सरोजिनी नायडू का नाम आप लोग सुने हो ना, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू इसमें काफी अधिक शामिल थी इस मोमेंट में, सुने है ना नाम उनका? हो गया। तो इसमें कुछ नोट डाउन नहीं करना है, बस एक नेम है जिसको तुमको याद रखना है। अब चलो स्टोरी बहुत आगे बढ़ती है। अब स्टोरी के बाद सीधे हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, बोस एंड द INA, ठीक है। ये भी आपका बॉक्स में दिया हुआ एक टर्म होता है, कुछ लोगों में ये एकदम ओपनली दिया हुआ है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा चीजें जो हम लोग जानते हैं, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन जानना चाहिए हमें, हमें लगता है। तो क्लासेस टाइम पे हम बिल्कुल बताते हैं आप लोग को, ठीक ना। देखो याद है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार बिगिन कर गया था ना, 1939 में, ठीक। उस समय यहाँ के जो वायसराय थे ना, इंडिया के वायसराय, उन्होंने कह दिया कि इंडिया भी उस युद्ध में शामिल होगा ब्रिटेन के सपोर्ट में, ठीक ना। इंडिया भी उस युद्ध में ब्रिटेन के सपोर्ट में शामिल होगा। और पूछा नहीं किसी से उन्होंने, मतलब कि इंडियन कांग्रेस लीडर से भी नहीं पूछा, ठीक। और अभी हमने जस्ट देखा है कि इंडियन कांग्रेस लीडर सबका डिमांड यही था, कम से कम हमसे तो पूछ लेते, और इंडियन कांग्रेस लीडर्स ने कहा भी था कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट के बाद क्या करना होगा कि आपको जब आप जीत जाएंगे युद्ध, तो हमें आप आज़ादी देकर चले जाएंगे युद्ध खत्म होने के बाद। वो ऐसा किए नहीं थे, और बदले में सभी लोगों ने, जो नेहरू का कांग्रेस था उसने उस समय क्या हुआ था कि रिजाइन कर दिया था, ठीक ना। अब ऐसे में सुभाष चंद्र बोस, नाम सुने ना आप लोग इनका, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक ना। लेकिन वो आदमी जो होगा इस चीज को नहीं मानते थे, अहिंसा को,
इनको लगता था कि अहिंसा से कभी भी आज़ादी मिलने वाली नहीं है। एंड इवन आई ऑल्सो एडमायर कि इनकी सोच काफ़ी अधिक तक सही थी, अहिंसा से कुछ भी मिलने वाला नहीं था, अहिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो 1941 में वो जो थे वो कलकत्ता से सीधे जो होगा वो चले गए जर्मनी, कलकत्ता से निकले सिंगापुर, उसके बाद जर्मनी मूव कर गए, और जर्मनी में जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 4500 प्लस इंडियन सोल्जर जो थे ना उसको कैद करके रखा था हिटलर। 4500 लगभग इतने इंडियन सोल्जर्स को उसने अरेस्ट करके रखा था। उसके साथ वो मिलते हैं और मिलने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कौन बनाता है? सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, ठीक। प्रिजनर्स ऑफ वॉरियर्स जो था उसको मिलाकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसी को कहा गया आईएनए। यही चीज आईएनए कही गई क्योंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस मानना शुरू कर दिए थे कि अब हम आजाद हिंद गवर्नमेंट के मेंबर हैं। वो मानते ही नहीं थे कि हम ब्रिटेन के अंडर हैं, तो आजाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक, उसके अंदर का आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम लोग आज के टाइम पे आजाद हिंद फौज कहते हैं, क्योंकि आजाद हिंद गवर्नमेंट का फौज था इसलिए उसको हम लोग आजाद हिंद फौज कहते हैं। समझ में आई बात? आजाद हिंद गवर्नमेंट मानते थे खुद को, उसके लिए अपना स्टाम्प, अपना लेटर, अपने रूल रेगुलेशन सब कुछ बना लिए थे। उसके अंदर था आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, इसलिए उसका नाम रखा गया आजाद हिंद फौज, फेमसली उसको कहते हैं हम लोग, ठीक ना। अने डाउट क्लियर है तुम्हारा? ठीक। अब ये जो होता है हमारे ईस्टर्न साइड से काफी अधिक ट्राई करते हैं कंट्रोल करने के लिए। 1944 में ये आईएनए जो होगा बहुत अधिक ट्राई करता है इम्फाल में, कोहिमा से इंटर करने का। काफी अधिक लोग, ये लोग मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी काफी एक्टिव रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि आईएनए के सारे मेंबर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको ट्राइड किया जाता है, और ये कहानी वहीं पे 1945 के लगभग में खत्म हो जाती है, आईएनए खत्म हो जाता है। बोस भी, बोस के बारे में भी अब बहुत सारे मिथ हैं कि वो जिंदा है कि मर गए हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन ऐसा कहीं कहीं लिखने को आता है कि वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, ठीक ना। तो ये आजाद हिंद फौज की छोटी सी स्टोरी। आजाद हिंद फौज के टाइम पे ना एक फीमेल का भी एक फौज चल रहा था, इसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, फीमेल का। ये जो जिसके पास आ, कौन सा, तुम लोग रत्ना सागर पढ़ते हो ना, रत्ना सागर में ये दिया होगा इसका नाम, रानी झांसी रेजिमेंट का नाम, ठीक है, उसमें दिया हुआ है, ठीक। इसमें कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन नाम की लीडर थी जो कि लीड करती थी फीमेल्स का ये मूवमेंट था, ठीक। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ये, और आजाद हिंद फौज जो था वो मेल्स का था। आप लोग बुक में देखना, आपकी बुक में मिलेगा ये नाम, आई थिंक कि उस बुक में है, यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं था, ठीक ना। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। कोई डाउट है तो बताइए। ये सब चीजें आपको हम नोट नहीं करा रहे उतना, आप लोगों को तुरंत याद रहेगा ये। स्क्रीन शो हो रहा है कि अभी फ्रीज हो चुका है? नो डाउट। अब देखिए, उसके बाद एक नया मूवमेंट जो होगा वो शुरू होने वाला है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं जरा, यहीं पे कुछ डिमांड्स और पहले की देख ली जाती है पहले। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट मिडिल में ही, मिडिल ऑफ द वार, अभी वार चल ही रहा है तब तक 1942 में महात्मा गांधी जो होगा एक नया मूवमेंट शुरू करते हैं, नया एक मूवमेंट चालू करते हैं जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडियन लेटर ये टॉपिक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करते हैं 1942 में, मिडिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पे वो नारा देते हैं डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने सीधे ब्रिटेन को कहा है कि ब्रिटेन की जो भी पॉलिसीज हैं वो बहुत ही रिप्रेसिव है, इसलिए ब्रिटेन को जो होगा इंडिया छोड़कर जाना ही होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस चीज का मतलब करो या मरो कहें तो ये मत कहना कि हाँ मार दो, सिविल डिसोबीडियंस में बंद हो गया। 1932 में महात्मा गांधी बंद करके चले गए थे ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूर्णिमा, हाँ दिल्ली चलो भी, इसी टाइम पे, ठीक ना, तो डू और डाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डू और डाई का मतलब कि चलो मार ही दो, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था,
ठीक है, मूवमेंट खूब तेजी से चला, खूब अधिक स्प्रिट किया, और इसमें जेल भरो आंदोलन, कई तरह के आंदोलन चले थे, और इसमें जो होगा महात्मा गांधी के साथ साथ उनके बहुत सारे फॉलोअर जो थे वो जेल में भी चले गए थे। इसमें कहानी में तुम लोग पढ़ोगे ना कि एक बार जेल में लेकर जाया था ट्रेन में भर भर के, तो आईएनए ने उसको पूरा का पूरा ट्रेन ही लूट लिया था, और पूरा का पूरा ट्रेन लूट कर उसने सारे के सारे जो भी प्रिजनर थे उसको सिपाही बना दिया। ठीक है, अब ऐसे में महात्मा गांधी की अरेस्ट होने के बाद जो भी इसमें ज्वाइन हुए थे, वो ज्वाइन होने वाले आदमी अब क्या कर रहे थे, इस मूवमेंट को वायलेंट बना दिया। ठीक है, फिर से मूवमेंट वायलेंट हो गया, और पूरे का पूरा कम्युनिकेशन सिंबल अथॉरिटी जो भी था सबके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया। कई सारे जगह पे लोगों ने अपना गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिया, ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंदर रहने वाला नहीं है, और ऐसे में फिर ब्रूटल रिप्रेशन होता है किसका, ब्रिटेन का। और 1943 तक 19,000 पीपुल जो था उसको अरेस्ट कर चुके थे, और 1,000 से अधिक पीपुल जो थे पुलिस में मारे गए थे। ये ब्रिटिश का ऑफिशियल डाटा है, मतलब समझ लो कि डाटा कई अधिक गुना हो सकता है। ठीक, लाख लाख लोग जो होगा उसको अरेस्ट कर लेता था। ठीक ना। In many areas, orders were given to machine gun crowds from airplanes. The rebellion, however, ultimately bowed the Raj to its knees. ठीक ना, मतलब क्या हुआ कि सभी कई जगह पे तो ये कह दिया है कि जाइए प्लेन से जाइए, एकदम मशीन गन से इनको पीटते रहिए, मारते रहिए। मतलब ब्रिटेन किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं थी, उसने टोटल रिप्रेसिव मेजर लगा दिया था कि इंडिया का जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था ये बंद कर देते हैं। लेकिन इस समय एक कमजोरी भी इसकी बनती है, क्योंकि एट द सेम टाइम वो एक वर्ल्ड वार भी लड़ रही थी और इंडिया के अंदर एक मूवमेंट भी चल रहा था। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी काफी अधिक इफेक्ट पड़ता है इंडियन नेशनल जो मूवमेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, क्या क्लास को और आगे बढ़ाएं? अभी तो काफी टाइम है हमारे पास। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आप हैंड रेज कर सकते हो, ओरली पूछ सकते हो, डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी अब आगे बढ़ती चली जाएगी। शायद अगर स्टोरी जैसे चल रही है आपको आज़ादी भी मिल जाए आज, इंडिपेंडेंस। हाँ, अपना अपना गवर्नमेंट बना लिए थे, अपने अपने प्रोविंशियल लेवल पे वो कहते थे कि हम ब्रिटेन के अंडर रहेंगे ही नहीं, हमारा अपना गवर्नमेंट होगा। ब्रिटेन की बात ही कुछ नहीं सुनने वाला था। नहीं, वो 15 अगस्त को मिलेगा आज़ादी। आईएनसी आईएनसी खत्म नहीं हुआ, आईएनसी तो आज तक चल रहा है बाबू। आईएनसी कहाँ खत्म हुआ है पूर्णिमा? आईएनसी तो आज तक चल रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आज तक है ना। उसके लोग क्या किए हैं, उसके लोग रिजाइन दिए हैं। आईएनसी तो आज भी है। आईएनए खत्म हो गया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल आर्मी जो था वो खत्म हो गया। आजाद हिंद फौज वो खत्म हो गई है। कोई और डाउट किसी को नहीं है? आगे बढ़े। आज क्या हुआ, आज पूरा का पूरा क्लास गायब है क्या? रेस्पॉन्सेज बेटर नहीं मिल रहे मुझे, जो फास्ट वाले मिला करते थे तुरंत तुरंत। अभिराज, तुम लोग क्यों ऐसे क्वेश्चंस करते हो यहाँ पे? ऑफलाइन में बोले थे ना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन करना सब, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों करते हो सब? चलिए, अब आते हैं हम लोग आजादी दिलाते हैं और इंडिया का पार्टीशन कराते हैं। ठीक, टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। ठीक ना। देखो, याद है कि जिस समय ये सब चल रहा था 1937 वाले में 11 जगह में से कितने जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी, बताइए? 7 जगह। ठीक है। 7 जगह। तो एट द सेम टाइम 1940 में मुस्लिम लीग जो थी ना, मुस्लिम लीग एक अलग ही रिजोल्यूशन, वैसे ये 1932-33 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिमांड कर चुकी थी, पाकिस्तान वर्ड वहीं पे सबसे पहले बोला गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर।
1940 में मुस्लिम लीग जो थी वो एक रेजोल्यूशन पास करती है, इसमें डिमांड करती है कि उसको इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिमों के लिए नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री में। नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, एंड ईस्टर्न एरिया जो कि बांग्लादेश है, उस एरिया में उसे मुस्लिम बहुल राज्य चाहिए, ये डिमांड करना शुरू कर दिया। ठीक ना। यहाँ पे बस उन्होंने कहा था कि हमें एक एरिया चाहिए जहाँ पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, इंडिपेंडेंट स्टेट हो। नाम नहीं दिया गया था यहाँ पे पाकिस्तान, लेकिन हाँ पाकिस्तान नाम पहले आ चुका था, पाकिस्तान पहले नाम आया था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड द मुस्लिम लीग आस्क फॉर द ऑटोनोमस अरेंजमेंट, क्यों ऐसा किया था। ठीक है। 1930 से उनकी डिमांड होना शुरू हो गई थी। बहुत सारे पॉलिसी देख रहे हैं 1906 से वो बिल्कुल अलग रह रहे थे, और 1937 में जब इलेक्शन हुआ था तो उनको समझ में आ गया था कि हम माइनॉरिटी के अंदर हैं, और ब्रिटेन उनके माइंड में यही भर रही थी, फूट डालो और शासन करो। याद है ना, ब्रिटेन यही कर रही थी कि मुस्लिमों को इंडिपेंडेंट मिलकर क्या होगा, आजादी देकर हम करेंगे क्या, आजाद हो जाओगे फिर हिंदुओं के अंदर रहोगे, डिवाइन रूल की पॉलिसी। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये डिमांड करना शुरू करते हैं कि नहीं हमें तो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मिलेगा तो फिर मुस्लिमों को तो रिप्रेजेंट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, मुस्लिम लीग कहीं है भी नहीं, आएगी ही नहीं। मुस्लिम लीग नहीं आएगी तो मुस्लिमों को कोई भी चीज मिलेगा नहीं। जो फियर उनके अंदर भरा गया था वो फियर एकदम काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। कांग्रेस ने इस डिमांड को बिल्कुल ही नकार दिया कि नहीं हम देने वाले नहीं हैं, हम एक सिंगल पार्ट जो होगा उसको डिवाइड करने वाले नहीं हैं, हम आपको कोई भी सिंगल एरिया प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक। कांग्रेस जो था, कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। 1930s के मूवमेंट में कांग्रेस का जो ट्राई करना कि सारे के सारे मुस्लिम उसके साथ एक हो जाए, वो नहीं हो पाया। रिजल्ट हुआ कि 1930s से ही जो मुस्लिम थे एक अलग ही मास में बनना शुरू हो गए थे, एक अलग उनका कॉम्पोजिशन होने लगा था, मुस्लिमों की डिमांड एक अलग ही बढ़ने लगी। ठीक, और उनका सपोर्ट भी 1940s में काफी बढ़ गया था, और 1940s में जब कांग्रेस के काफी सारे लीडर्स जेल में चले गए तब मुस्लिम लीग जो था इन पावर आना शुरू हो गई थी। वार के में 1945 में ब्रिटेन जो होगा इन दोनों के बीच में निगोशिएशंस लेकर आता है। ठीक ना, मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस के बीच में, और ये कहता है कि नहीं आपको अलग नहीं होना चाहिए। देखो ये ब्रिटेन जो होगा जले पर नमक छिड़कता है, पहले इसने सारा काम वही किया है। ठीक ना, कह रहा है कि आप लोग को अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ आप उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे सकते हो। लेकिन ये जो दोनों के बीच में टॉक थी वो दोनों टॉक बर्बाद हो गई, क्योंकि क्योंकि ये चीजें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बैठे नहीं, बात ही नहीं होगी। अब क्या होता है कि 1946 में फिर होता है इलेक्शन। ठीक, 1946 में फिर इलेक्शन होता है। समझ में आ रही बात, क्या कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी को अभी तक। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, 1946 में फिर से एक बार कांग्रेस की खूब अधिक जीत होती है, लेकिन इस समय भी जो मुस्लिम लीग होती है, ये मुस्लिम लीग ठीक अभी भी वही डिमांड करे कि नहीं अभी अब तो हम जो होगा एक अलग राज्य ही कंट्री ही लेकर रहेंगे, और उस कंट्री का नाम क्या होगा, पाकिस्तान। ठीक है। 1946 में ब्रिटेन एक मिशन भेजता है, कैबिनेट मिशन, जिसको कहा गया कि वो जाइए इंडिया को प्लानिंग दीजिए कैसे कैसे जो होगा, किस तरीके से हम आज़ाद करेंगे, किस किस स्टेप के थ्रू आज़ाद करेंगे। वो आता है, आने के बाद जो होगा वो मिशन जो होगा सजेस्ट करता है कि आप लोग यूनाइटेड रहिए, अपने आप को एक साथ रखिए, लेकिन फिर भी हम मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में ऑटोनॉमी दे देंगे, कॉन्फेडरेशन बांट देंगे, लेकिन आप लोग को एकजुट रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें फिर वही चीज़, ऑन द होल बात ये आ रही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी भी इस चीज़ को मानने को रेडी नहीं थे। कांग्रेस बिल्कुल भी कोई भी एरिया मुस्लिमों के पक्ष में करने को रेडी नहीं था, और मुस्लिम बिल्कुल इस चीज में मतलब रिजर्वेशन के मूड में नहीं थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। और ऐसे में जो पाकिस्तान की डिमांड होती है वो इनएविटेबल हो जाती है, यानी कि अब बिना कांग्रेस बिना पाकिस्तान के डिवीजन हुए कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सभी चीजें 1946 तक हो गई थी। ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी तुम लोग पढ़ रहे हो, ये काफी डीप है, इतनी सारी कहानियां काफी शॉर्ट में बताया गया कि हाँ कांग्रेस मुस्लिम लीग इनके बीच में यही चीज चल रही है। ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि हम कोई पार्ट देने वाले नहीं है, और मुस्लिम लीग कह रही है कि हम इंडिया के साथ रहने वाले नहीं है। समझ में आ रही बात, यही सब चीज है। ठीक, अब इसके बाद ये जो बड़े बड़े जो इंसिडेंट होते हैं वो देखा जाए। ठीक,
अब क्या होता है कि आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एग्रेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। कैबिनेट मिशन के जाने के बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो था पाकिस्तान के डिमांड को बहुत ही पावरफुली मनाना चाहता है। ऐसे में उसने क्या किया कि 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे जो घोषित कर दिया। इस दिन पूरे के पूरे कलकत्ता में राइट राइट समझ में आता है ना, राइट ये ब्रेक कर गया, दंगे भड़क गए, ठीक है, कई दिनों तक चले और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो मारे गए। कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 को ये हुआ है। 1947 में ये जो वायलेंस होता है पूरे के पूरे नॉर्थर्न इंडिया में, यानी कि हमारे एरिया में पूरा का पूरा फैल गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो मारे गए, ठीक। कई सारे लोगों को इधर उधर भागना पड़ा। अब आप होपफुली गदर अगर आप मूवी देखे होंगे आपको याद होगा गदर मूवी में क्या हुई है, ठीक ना। और इसी बीच में क्या होता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित किया जाता है 15 अगस्त 1947 को। और जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंस का सुख मना रहा होता है, खुशी मना रहा होता है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान बनने का दुख भी हमें होता है। समझ में आ रही बात। जिस समय इंडिया खुशी मना रहा होता है कि हाँ हम अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उसी समय इंडिया के बहुत सारे पार्ट में मैसेकर चल रहे थे। एक लार्ज अमाउंट में जो होगा पीपल एक दूसरे को मार रहे थे, ठीक है। कई सारे सिटी बदल गए, कई सारे सिटी तहस न हो गए, नए नए सिटी का फॉर्मेशन हो गया और एक कंट्री बन गई पाकिस्तान, ठीक। बात समझ में आई पाकिस्तान का फॉर्मेशन। ट्रेन्स में खासकर वायलेंस नहीं हो रहा था, पर में ट्रेन जो होगा एक चीजें दिखाई जाती हैं, क्योंकि उस समय लोग भर भर के ट्रेन से एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे। यानी कि पूरे के पूरे जो इंडियंस है, अगर उनको जो इंडियन मुस्लिम है उनको अगर पाकिस्तान में जाना है तो वो भी ट्रेन के थ्रू ही जाएंगे। जो पाकिस्तानी हिंदू है उनको इंडिया आना है तो वो भी ट्रेन के थ्रू आएंगे। तो ट्रेन एक जगह बन गया जहाँ पे इजिली आपके जो भी जैसे आप ट्रैक करना चाहते हो, जिसको जो आपके क्या कहते हैं एम है, वो तुमको इजिली मिलने वाले हैं उस जगह पे। तो इसीलिए जो था वो ट्रेन में वॉयलेंस काफी अधिक देखने को मिलता है। नहीं नहीं, नेपाल बाबू पहले से लगता है। कोई और डाउट किसी को। देखो एक्चुअली इंडिपेंडेंट अनाउंस करने का इंडिपेंडेंस अलाउ करने का मतलब होता है क्या कि सीधे सी बात है कि हम आप एक आपके साथ एक समझौते पे साइन करते हैं, जिसके बाद हम आपको ये कहने जा रहे हैं कि इस दिन से ये रूल आपके पास रहेगा। नहीं, नेपाल में ब्रिटेन रूल नहीं किया। नेपाल के पास देखो ब्रिटेन उसी जगह पे रूल किया, नेपाल में जरूर उसका कंट्रोल रहा है। नेपाली लोग उसके आर्मी में थे।